नमस्कार दोस्तों, मैं संपत सिंह मीना, सहायक आचार्य डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, गवर्नमेंट कॉलेज टोंक। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट प्रथम के प्रथम पेपर माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी एंड फाइटोपैथोलॉजी के अंतर्गत नेचर ऑफ वायरस तथा स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, जिसके अंतर्गत वायरसों की साइज ऑफ वायरस, साथ ही सिमेट्री ऑफ वायरस का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने इंट्रोडक्शन एंड डिस्कवरी ऑफ वायरस तथा जनरल कैरेक्टर्स ऑफ वायरस के बारे में अध्ययन किया था। तो आज का हमारा पहला टॉपिक आता है नेचर ऑफ वायरसेज। वायरसों को प्रकृति की एक विचित्र संरचना माना जाता है, एक विचित्र संरचना कहा जाता है। वायरस जो है अत्यंत ही सूक्ष्म होते हैं, अदृष्टिगोचर होते हैं और बिना इन्हें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नंगी आंखों से जो है नहीं देखा जा सकता है। शुरू से ही इनकी जो प्रकृति होती है वो विवाद का विषय रही है, क्योंकि वायरसों के अंतर्गत कुछ लक्षण जो है सजीवों के पाए जाते हैं तो कुछ लक्षण इनमें निर्जीव पदार्थों के, नॉन लिविंग्स के पाए जाते हैं। वायरस जो है न्यूक्लियो प्रोटीन द्वारा निर्मित होते हैं, यानी कि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के द्वारा ये बने हुए होते हैं, दोनों से मिलकर बनते हैं और अत्यंत ही सूक्ष्म होते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। जब ये किसी भी परपोषी की कोशिका में प्रवेश कर जाते हैं तो प्रवेश करने के बाद में सजीव का रूप ये धारण कर लेते हैं। तो उपरोक्त सभी तथ्यों के आधार पर हम ये कह सकते हैं, ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या वायरस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है? क्या वायरस को हम एक कोशिका कह सकते हैं? यदि हम कोशिका की वैज्ञानिक परिभाषा देखें तो ऐसे जीव या ऐसी जीवन की सूक्ष्मता इकाई जिसमें स्वयं जनन करने की कैपेसिटी होती है और उनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। लेकिन जो वायरस होता है उस वायरस में कोशिका के समान ना तो जीवद्रव्य होता है, ना ही उसमें एंजाइमेटिक सिस्टम होता है, साथ ही उसमें कोशिका के समान जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, कोशिका अंगक होते हैं, वो भी उसमें नहीं पाए जाते हैं। यही कारण है कि जो वायरस होता है वह ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट होता है और ये जब किसी होस्ट सेल के भीतर प्रवेश कर जाता है, होस्ट सेल में पहुंच जाता है, तो उस कोशिका के एंजाइम सिस्टम का उपयोग करते हुए स्वयं की प्रोटीन का निर्माण करता है। स्टैनले और वैलेंस के अनुसार वायरस एक विशेष प्रकार की सार्थक अणु होते हैं जो कि परपोषी कोशिका में प्रवेश करते ही सजीव प्रकृति जो है धारण कर लेते हैं। जब ये किसी होस्ट सेल के बाहर होते हैं तो ये नॉन लिविंग पार्टिकल के रूप में पड़े हुए रहते हैं, लेकिन जैसे ही ये किसी होस्ट सेल में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर पहुँचने के बाद में सजीव का रूप धारण कर लेते हैं। फ्रांस के सूक्ष्म जीव विज्ञानी जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था, आंद्रे लॉफ के अनुसार वायरस एक वायरस है, ए वायरस इज ए वायरस, अर्थात वायरस ना तो सजीव की इकाई है और ना ही निर्जीव कण होता है, अपितु ये दोनों के मध्य की योजक कड़ी होती है, एक कनेक्टिंग लिंक होती है। यानी कि आंद्रे लॉफ ने इन दोनों को ही जो है योजक कड़ी कहा, कनेक्टिंग लिंक कहा। क्योंकि वायरस के अंतर्गत सजीव और निर्जीव पदार्थ दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है वायरस के जैविक लक्षण। वायरसों में कौन कौन से जैविक गुण पाए जाते हैं, कौन कौन से निर्जीव पदार्थों के गुण पाए जाते हैं। पहला आता है जैविक लक्षण, जैविकों के गुण। वायरस विशेष प्रकार के विविध स्ट्रेन्स और वेराइटीज इनके अंतर्गत पाई जाती हैं। साथ ही वायरसों में म्यूटेशन पाया जाता है और उसी के कारण जो है म्यूटेशन के कारण ही वायरस अनेक म्यूटेंट फॉर्म में पाए जाते हैं। जेनेटिक मटेरियल जो कि डीएनए होता है या फिर आरएनए होता है, जिसमें कि रेप्लिकेशन पाया जाता है। एंटीजेनिक गुण इनमें पाए जाते हैं। साथ ही
मल्टीप्लिकेशंस का गुण इनके अंतर्गत पाया जाता है। जैसे कोई वायरस किसी होस्ट सेल में प्रवेश करता है, उसके बाद में तीव्र गति से गुणन करता है। सूक्ष्म जीवों की भांति इनमें इन्फेक्शन की कैपेसिटी भी पाई जाती है और जीवद्रव्य के समान रासायनिक अभिक्रियाएं भी ये करते हैं। तो ये सभी जो है इसकी जैविक प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट आता है निर्जीव पदार्थों के समान कौन कौन से इसमें गुण पाए जाते हैं, जिसमें पहला आता है कि इसका क्रिस्टलीकरण किया जा सकता है। और दोस्तों आपको पता होगा कि सन 1935 में स्टैनले के द्वारा सबसे पहले टीएमबी को क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया गया था, जिसे नोबेल पुरस्कार भी बाद में मिला था। दूसरा आता है कि इनमें श्वसन क्रिया नहीं पाई जाती है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, मेटाबॉलिक क्रियाएं भी इनमें नहीं पाई जाती है। कोशिकीय संरचना इनमें नहीं पाई जाती है और एंजाइम सिस्टम का पूर्णतः अभाव इनमें होता है। दूसरा आता है कि ये स्व उत्प्रेरक ऑटो कैटालाइटिक होते हैं। फंक्शनली ऑटोनॉमी का इनमें पूर्ण अभाव होता है। तो ये सभी इसके जो है निर्जीव के गुण होते हैं। वायरस जो है ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट होते हैं। आंद्रेलॉफ ने बताया कि जो वायरस होते हैं ये बैक्टीरियाओं से अधिक एडवांस होते हैं। इनकी जो उत्पत्ति होती है वह इंट्रासेलुलर बैक्टीरियल ऑब्लिगेट पैरासाइट से ही होती है। वायरस किसी कोशिका के अंदर ग्रोथ करते हैं। वायरस में जो है म्यूटेशन भी होता है। म्यूटेशन की खोज जो है डेलब्रक के द्वारा बैक्टीरियोफेज में की गई थी। वायरस के जो आनुवंशिक पदार्थ होते हैं डीएनए या आरएनए, जिसमें कि रेप्लिकेशन पाया जाता है, रेप्लिकेशन की कैपेसिटी उसमें पाई जाती है। वायरस को क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, क्रिस्टलीकरण किया जा सकता है, जो कि इसका मेन कैरेक्टर होता है नॉन लिविंग का। कोशिका के बाहर वायरस जो है वृद्धि नहीं करते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, गुणन इनमें नहीं होता है। वायरसों को कृत्रिम माध्यम पर यदि कल्चर किया जाए तो संभव नहीं है, लेकिन यदि इसे किसी लिविंग टिश्यू के ऊपर कल्चर किया जाए तो ये संभव है। वायरसों में फंक्शनली ऑटोनॉमी जो है नहीं पाई जाती है। वायरसों के पास किसी भी प्रकार की प्रोटीन निर्माण की जो मशीनरी होती है वो नहीं होती है, एब्सेंट होती है, क्योंकि इनके अंतर्गत जो है एंजाइम सिस्टम का अभाव होता है। नेक्स्ट आता है अब वायरस की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। वायरस एक अत्यंत ही सूक्ष्म एकक होता है, एक पार्टिकल होता है, जिसकी आधारभूत जो भौतिक संरचना होती है उस भौतिक संरचना का अध्ययन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा या एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा या सेंडिमेंशन प्रोफाइल एनालिसिस के द्वारा या फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप के द्वारा। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा या फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप के द्वारा या एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा ही इनका अध्ययन किया जा सकता है। इनके जो रासायनिक गुण होते हैं उन रासायनिक गुणों की जो जानकारी होती है वो भी बायोकेमिकल एनालिसिस के द्वारा की गई है। नेक्स्ट टीवी स्लाइड पर आपके सामने एक डायग्राम दिखाया गया है। इस डायग्राम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के वायरसों का साइज और शेप, जिसमें अलग अलग साइज के बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं और उनकी अलग अलग शेप होती है। जैसे कि पोटैटो वायरस। इस पोटैटो वायरस जो है 10 से लेकर के 500 नैनोमीटर जो है इसकी साइज होती है। शेप की बात करें तो स्पाइरल इसकी शेप होती है। ठीक उसी प्रकार से मोज़ेक वायरस जो कि रॉड शेप्ड है, मोज़ेक वायरस, ट्यूमर वायरस, टर्निप वायरस, रियो वायरस, एडिनो वायरस। तो ये अलग अलग साइज और शेप के वायरसों को यहाँ पर दिखाया गया है। इन्फ्लुएंजा वायरस है, मम्प्स वायरस है, वैक्सीनिया वायरस है, लैम्डा फेज वायरस है, जो कि ये बैक्टीरियोफेज साइज में दिखाए गए हैं। तो साइज और शेप को यहाँ इस डायग्राम के माध्यम से जो है समझाने का प्रयास किया गया है। नेक्स्ट आता है साइज ऑफ वायरस। दोस्तों एवरेज साइज 10 नैनोमीटर से लेकर के 300 नैनोमीटर होती है, लेकिन कुछ ऐसे भी वायरस होते हैं जो 1300 नैनोमीटर तक की साइज के भी होते हैं। होम्स ने 1948 में
वायरसों के ऑर्डर गण वायरल्स को 3 कैटेगरी में 3 समूहों में विभक्त किया। इसमें पहला समूह था फाइटोफेजेनी, दूसरा था फेजेनी और तीसरा होता है फेजेनी। पहला पढ़ते हैं हम फाइटोफेजेनी। इसके अंतर्गत सभी प्लांट वायरस को सम्मिलित किया गया है और सबसे छोटा स्मॉलेस्ट जो प्लांट वायरस होता है जो कि 17 नैनोमीटर साइज का होता है और वह होता है सैटेलाइट टोबैको वायरस। सैटेलाइट वायरस का मतलब होता है ऐसा वायरस जो दूसरे वायरस के ऊपर निर्भर रहता है इन्फेक्शन और रेप्लिकेशन के लिए, वह वायरस कहलाता है सैटेलाइट वायरस। एसटीबी की फुल फॉर्म होती है सैटेलाइट टोबैको वायरस, क्योंकि ये टोबैको नेक्रोसिस वायरस पर डिपेंड होता है। टोबैको नेक्रोसिस वायरस जो कि एक एक्टिवेटर की तरह यहाँ पर कार्य करता है। लॉन्गेस्ट प्लांट वायरस की बात करें तो सिट्रा ट्रिटेजा वायरस जो है लॉन्गेस्ट होता है, जिसकी साइज 63 नैनोमीटर होती है। स्मॉलेस्ट होता है सैटेलाइट टोबैको और लॉन्गेस्ट होता है सिट्रा ट्रिटेजा वायरस। दूसरा आता है जूफेजेनी। इसके अंतर्गत जो है एनिमल वायरसों को इंक्लूड किया गया है, सम्मिलित किया गया है, जिसमें स्मॉलेस्ट एनिमल वायरस की बात करें तो फुट एंड माउथ वायरस जो है स्मॉलेस्ट एनिमल वायरस होता है, जिसकी साइज 10 नैनोमीटर होती है। और लार्जेस्ट एनिमल वायरस की बात करें तो पॉक्स वायरस, जिसकी साइज 300 नैनोमीटर होती है। स्मॉल पॉक्स वायरस जिसे बैरियोला वायरस भी कहा जाता है, जो कि स्मॉलेस्ट पैथोजेनिक वायरस होता है मैन के अंदर, ह्यूमन के अंदर। एलपीटी वायरस जिनकी साइज 400 नैनोमीटर होती है। एलपीटी का मतलब होता है लिम्फेग्रानुलोमा सिटाकोसिस। एलपीटी एक वायरस नहीं होता है बल्कि एक क्लेमाइडिया होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके अंतर्गत जो है जेनेटिक मटेरियल आरएनए और डीएनए दोनों होता है, जबकि जो वायरस होते हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल या तो आरएनए प्रेजेंट होता है और या उसमें डीएनए प्रेजेंट होता है, दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं होते हैं, उपस्थित नहीं होते हैं। क्लेमाइडिया में कुछ करैक्टर होते हैं जो वायरस से मिलते हैं और कुछ करैक्टर होते हैं जो इसमें बैक्टीरिया से मिलते होते हैं। क्लेमाइडिया एंटीबायोटिक सेंसिटिव होते हैं, एंटीबायोटिक के प्रति ये संवेदनशील होते हैं और इंटरफेरॉन के द्वारा जो है क्लेमाइडिया की ग्रोथ को रोका जा सकता है। तीसरा ग्रुप आता है फेजेनी। फेजेनी के अंदर फेज को सम्मिलित किया गया है, अर्थात बैक्टीरिया फेज को फेज के अंदर सम्मिलित किया गया है। बैक्टीरिया फेज का मतलब होता है ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं, जीवाणु को संक्रमित करते हैं, उन्हें बैक्टीरिया फेज कहा जाता है। और बैक्टीरिया फेज टी फेज नाम जो है डलबर्ग द्वारा दिया गया था। इन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक होता है Te1 फेज, एक होता है टी ऑड फेज। Te1 फेज जिसके अंदर T2, T4, T6 इनको सम्मिलित किया गया है और Te1 फेज जिसमें T3, T5 को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आकृति, शेप। अलग अलग वायरसों की शेप अलग अलग होती है। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो ईंट के आकार के होते हैं, कुछ टैडपोल के आकृति के होते हैं, कुछ बुलेट के आकार के होते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको दिखाया गया है, जिसमें पहला है स्मॉल पॉक्स जो कि ईंट के आकार का होता है। HIV वायरस और इन्फ्लुएंजा वायरस ये दोनों ही जो है गोलाकार होते हैं। TMB जो कि छड़ाकार यानी कि रॉड शेप्ड होता है और बैक्टीरिया फेज जो टैडपोल की आकृति के होते हैं। रेबीज का वायरस जो पागल कुत्ते के काटने से एक डिजीज होती है हाइड्रोफोबिया रेबीज वायरस के कारण, तो वो उसकी जो साइज होती है बुलेट के आकार की होती है। नेक्स्ट टॉपिक सिमेट्री ऑफ वायरसेज। सिमेट्री के आधार पर समस्त सभी वायरसों को 3 समूहों में विभक्त किया गया है। इसमें पहला समूह है हेलिकल सिमेट्री या जिसे सिलेंड्रिकल सिमेट्री भी कहा जाता है। दूसरा है क्यूबॉइडल सिमेट्री या बहुतलीय या विषमतलीय सिमेट्री कहा जाता है और तीसरी आती है कॉम्प्लेक्स सिमेट्री। तो 3 समूहों में विभक्त किया गया है सिमेट्री के आधार पर। पहला पढ़ते हैं कुंडलीय सिमेट्री, हेलिकल या इसे सिलेंड्रिकल सिमेट्री भी कहा जाता है। ये वायरस या तो रॉड शेप्ड होते हैं यानी छड़ाकार होते हैं या फिर ये दंडाकार होते हैं। इनका जो आवरण होता है उस आवरण में
जो कैप्सोमियर पाए जाते हैं वो एक कुंडली में एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं और व्यवस्थित होकर के एक खोखली बेलनाकार नलिका का निर्माण करते हैं, नलिका बनाते हैं और उस प्रोटीन की बनी हुई नलिका के भीतर इसमें न्यूक्लियोटाइड्स जो है व्यवस्थित होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स है टीएमबी, इन्फ्लुएंजा वायरस, मम्प्स वायरस। इन्हें भी पुनः दो समूहों में विभक्त किया गया है, नग्न कैप्सिड और आवृत कैप्सिड, नेक्ड कैप्सिड और एनवेलप्ड कैप्सिड। ऐसे वायरस जिनके न्यूक्लियोटाइड्स के चारों तरफ बाहर किसी भी प्रकार की प्रोटीन का कैप्सिड प्रेजेंट नहीं होता है, यानी कि कैप्सिड एब्सेंट होता है, उन्हें नेक्ड कैप्सिड कहा जाता है। जैसे कि टीएमबी, बैक्टीरियोफेज, M13 और टीएमबी, ये दोनों ही नेक्ड कैप्सिड यानी कि नग्न कैप्सिड वाले हेलिकल सिमेट्री के अंतर्गत आते हैं, जबकि इन्फ्लुएंजा और मम्प्स ये दोनों ही जो है आवृत कैप्सिड एनवेलप्ड कैप्सिड के अंतर्गत आते हैं। ये जो डायग्राम दिखाया गया है ये टीएमबी वायरस का डायग्राम है और मम्प्स और इन्फ्लुएंजा के ये दोनों डायग्राम है। इस टीएमबी वायरस के डायग्राम में केवल देखिए ये रॉड शेप्ड टीएमबी वायरस है। इस वायरस में केवल जेनेटिक मटेरियल है, इसके चारों तरफ जो है प्रोटीन का जो खोल होता है कैप्सिड वो एब्सेंट है, जबकि मम्प्स वायरस और इन्फ्लुएंजा वायरस इन दोनों ही वायरसों में जेनेटिक मटेरियल जो अंदर है यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स है ये अंदर, और इसके बाहर चारों तरफ ये एनवेलप प्रेजेंट होता है जिसे कि कैप्सिड कहा जाता है। अतः यहाँ पर कैप्सिड प्रेजेंट है जबकि यहाँ पर जो है कैप्सिड एब्सेंट है। अतः जो टीएमबी वायरस है ये नग्न कैप्सिड की कैटेगरी में आता है और मम्प्स और इन्फ्लुएंजा वायरस ये दोनों ही जो है आवृत कैप्सिड की श्रेणी में आते हैं। दूसरा प्रकार आता है क्यूबोइडल सिमेट्री, या जिसे हम बहुतलीय या विषम तलीय सिमेट्री भी कहते हैं। ये वायरस प्राय बहुकोणीय या गोलाभ सिमेट्री प्रदर्शित करते हैं और इनमें 4 से 20 कोणों की संख्या होती है। इन वायरसों में जो कैप्सिड का गठन होता है जियोमेट्रिकल जो पैटर्न पर आधारित होता है। प्रत्येक वायरस में नंबर ऑफ कैप्सोमियर्स निश्चित होते हैं, उनकी जो संख्या होती है वो निश्चित होती है, यानी कि वायरस के कैप्सिड में कैप्सोमियर की संख्या निश्चित होती है। जैसे कि पोलियो वायरस में कैप्सोमियर की संख्या 32 होती है। TYMB वायरस यानी कि टर्निप येलो मोजेक वायरस में भी कैप्सोमियर की संख्या है वह 32 यानी कि 32 होती है। इसी प्रकार से हर्पीज वायरस में कैप्सोमियर की जो संख्या है वह 162 होती है। ठीक उसी प्रकार से 174 जो वायरस होता है उसमें कैप्सोमियर की जो संख्या है वो 12 होती है। तो इस प्रकार से बहुतलीय या क्यूबोइडल घनाभ सिमेट्री के जो वायरस होते हैं उनमें नंबर ऑफ कैप्सोमियर्स की जो संख्या होती है वो निश्चित पाई जाती है। इन्हें भी पुनः दो कैटेगरी में, दो भागों में विभक्त किया गया है। एक होता है नग्न कैप्सिड वाले और दूसरे होते हैं आवृत कैप्सिड वाले, जिसमें पोलियो वायरस, एडिनो वायरस और पेपिलोमा वायरस, इन तीनों ही वायरसों को जो है नग्न कैटेगरी में रखा गया है। इसके अलावा जैसे हर्पीज वायरस ये आवृत कैप्सिड वाले होते हैं, इन्हें आवृत कैप्सिड की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट आता है दोस्तों
तीसरे प्रकार की सिमेट्री आती है कॉम्प्लेक्स सिमेट्री, यानी कि जटिल सिमेट्री। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर ये जटिल सिमेट्री है, कॉम्प्लेक्स। ये टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी। इस तीसरी कॉम्प्लेक्स सिमेट्री यानी कि इस प्रकार के जो वायरस होते हैं उनके कणों की जो संरचना होती है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, जटिल होती है। इनकी जो सिमेट्री होती है वो बहुत ज़्यादा जटिल होती है। ये वायरस भी कैप्सिड युक्त या कैप्सिड रहित हो सकते हैं। इस प्रकार की सिमेट्री के अंतर्गत जीवाणुभोजी बैक्टीरियोफेज को सम्मिलित किया गया है। जैसे कि इसके एग्जाम्पल्स है पॉक्स वायरस, वैक्सीनिया वायरस या बैक्टीरियोफेज वायरस। पहला आता है कि स्पष्ट रूप से पहचान जाने वाले कैप्सिड की अनुपस्थिति वाले वायरस, जिसके अंतर्गत आता है वैक्सीनिया वायरस, यानी कि इसका एग्जाम्पल आता है वैक्सीनिया वायरस जिसमें कैप्सिड एब्सेंट होता है। साथ ही साथ T4 बैक्टीरियोफेज, इसके अंतर्गत भी जो है कैप्सिड एब्सेंट होता है। दूसरा आता है कि ऐसे वायरस जिनकी कैप्सिड के ऊपर अन्य संरचनाएं प्रेजेंट होती है, कैप्सिड प्रेजेंट होता है, कैप्सिड के ऊपर अन्य संरचनाएं उपस्थित होती हैं। कुछ बैक्टीरियोफेज जैसे कि पॉक्स वायरस इसका एग्जाम्पल है, जिसकी कि बाहरी आवरण जो होता है कैप्सिड उसके ऊपर अन्य विशिष्ट संरचनाएं पाई जाती हैं। तो इस प्रकार आज हमने तीनों ही प्रकार की सिमेट्री को पढ़ा, जिसमें बहुतलीय घनाभ सिमेट्री, हेलिकल या सिलेंड्रिकल सिमेट्री और तीसरी कॉम्प्लेक्स सिमेट्री। और उसमें भी दो दो भागों में उन्हें और विभक्त किया गया था, जिसमें एक था नेक्ड कैप्सिड, नग्न कैप्सिड, और दूसरा आवृत कैप्सिड यानी कि एनवेलप्ड कैप्सिड। थैंक यू दोस्तों।